हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो? बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और घर पे रहिए। मैं आपका टीचर रजत पांडे, एमएससी बीएड क्वालिफिकेशन है हमारा। और आज अब आपको 12th का ही सॉल्यूशन जो चैप्टर चल रहा था उसी के अंतर्गत हमने कहाँ तक पहले पढ़ाया था, पहले उसके बारे में बता दें। हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन के प्रकार तक हो गया था। उससे आगे की चीज़ें, वो जो प्रकार पढ़े थे उन प्रकारों में दो प्रकार का आज हम व्याख्या करेंगे। एक कौन सा है, देखिए, सॉलिड इन लिक्विड। इसको हिंदी में कहा जाएगा ठोस का द्रव में विलयन। द्रव में विलयन, शरबत वगैरह इसी का एग्जाम्पल है। तो ठोस का द्रव में विलयन। तो ठोस को जब द्रव में डाला जाता है तो वो घुलता है, और उसके घुलने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? विलेयता कहा जाता है। जो ज्यादा घुलेगा उसकी विलेयता ज्यादा होगी, और जो कम घुलेगा उसकी विलेयता क्या होगी? कम होगी। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हम विलेयता का ही जिक्र कर ले। विलेयता किसे कहा जाता है? ठोस है तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को ही कहा जाता है विलेयता। क्या कहा जाता है? विलेयता। तो विलेयता का डिफिनीशन क्या होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाए, चाहे केल्विन में चेंज कर लीजिए, 273 इसमें जोड़ देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलेय 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, उस विलेय की विलेयता कहलाती है। उस विलेय की विलेयता कहलाती है। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलेय को विलायक में घोलने पर, मतलब विलायक कितना लिया गया है? 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में विलेय 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है उसकी विलेयता। विलेय की क्या कहलाएगी? विलेयता। जिसकी विलेयता ज्यादा होगी वो आसानी से घुलेगा, और जिसकी विलेयता कम होगी वो उतना आसानी से नहीं घुलेगा, कम घुलेगा। तो एक चीज क्लियर हुआ कि मतलब विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। विलयन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारक क्या है? विलेयता। अलग अलग पदार्थों की विलेयता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको चाक कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों की विलेयता में बहुत अंतर होता है। इसकी विलेयता बहुत ज्यादा होती है, इसकी विलेयता क्या होती है? कम होती है। तो विलेयता एक, ये जब आयन में टूटेगा तो ये बनाएगा Ca++ प्लस CO3 माइनस माइनस,
और ये चेंज होगा तो ये भी बनाएगा Ca प्लस 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 2Cl माइनस। तो इसके आयनित होने की क्षमता इससे बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत जल्दी आयनित हो जाता है। तो जितने ज्यादा आयनित होगा उसकी विलेयता क्या होगी, उतने ही ज्यादा होगी। तो अगला हम टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसकी परिभाषा चाहिए तो थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितने विलेय की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है विलेयता। क्या कहा जाता है, विलेयता कहा जाता है। परिभाषा आप लिख सकते हैं, हमने भी परिभाषा वही लिखा है और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। केमिस्ट्री में रटना नहीं है, रटेंगे तो केमिस्ट्री आपको डराएगी और सीखेंगे तो केमिस्ट्री आपको सिखाएगी। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ये टॉपिक किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक क्या है, विलेय की प्रकृति। विलेय की प्रकृति कैसी है, क्या वो आयनित हो सकता है, बहुत तेजी से आयनित होता है, उसमें बॉन्ड कौन सा है, बाय द वे उसमें आयनिक बॉन्ड है तो उसकी विलेयता ज्यादा होगी। आयनिक बॉन्ड में एक प्रबल आयनिक बॉन्ड होता है, एक दुर्बल आयनिक बॉन्ड होता है। प्रबल वाला ज्यादा आयनित होता है और दुर्बल वाला कम आयनित होता है। देखिए सबसे मेन चीज क्या है, जैसे हम सॉलिड इन लिक्विड में हम सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं, H2O को। H2O के अंदर एक क्वालिटी क्या होती है, ध्यान दीजिए बच्चों, H2O की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन से जब बहुत ज्यादा होती है तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म है, बंध युग्म है, दोनों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बॉन्ड बनाने के लिए जो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों है वो ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है। बीचों बीच में होना चाहिए, बीचों बीच में नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है। अब ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। जैसे ध्यान दीजिए Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इसके विद्युत ऋणात्मकता समान है, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है बीचों बीच में होना चाहिए, बीचों बीच में ना होकर के ऑक्सीजन की तरफ ये खिंच जाता है, मतलब खिसक जाता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पूर्णतया नहीं आता है, आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। तो वाटर आपका कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर। कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर को कहा जाता है ध्रुवीय विलायक। तो पानी आपका कौन सा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है।
ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ ही घुलता है। कान खोल करके सुन लीजिए, ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलेगा और अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलेगा। ध्रुवीय में ध्रुवीय और अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलेगा। तो विलायक की प्रकृति कैसी है कि मतलब सहसंयोजक यौगिक है कि वैद्युत संयोजक यौगिक है। वैद्युत संयोजक यौगिक की विलेयता ज्यादा होती है, सहसंयोजक यौगिक की कम होती है। सहसंयोजक यौगिक भी पानी में घुल सकते हैं, लेकिन वही घुलेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो बहुत आसानी से घुल जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। जैसे तो विलेयता को विलेय की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी है? आयनिक वाला यौगिक की विलेयता ज्यादा होती है सहसंयोजक की तुलना में। आयनिक यौगिक ज्यादा विलेय होंगे सहसंयोजक यौगिक की तुलना में। दूसरा ये प्रकृति हो गई। दूसरी क्या है? वह यौगिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जल के साथ बनाएंगे उनकी विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। उनकी विलेयता क्या होगी? ज्यादा हो गई। तो दूसरा फैक्टर क्या है विलायक की प्रकृति में? दूसरी प्रकृति क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनाएगा उसकी विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट आपका है वह विलेय जिनके बीच में, अणुओं के बीच में दुर्बल बंध पाया जाता हो। कौन सा बंध पाया जाता हो? दुर्बल बंध पाया जाता है। जैसे दो अणुओं के बीच में वांडर वाल फोर्स, जिससे चीनी है। शुगर का क्रिस्टल जब आप लेते हैं तो उसमें कई अणु एक साथ जुड़े होते हैं और कई अणु एक साथ जुड़े होने के कारण हम क्या करते हैं? जुड़े होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? बल लगा होता है। तो वो जल्दी पानी में घुलना नहीं चाहेंगे। कब घुलेंगे? जब बॉन्ड वो टूट जाएगा। तो जल का मॉलिक्यूल्स क्या काम करता है कि शुगर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाता है, इससे बॉन्ड उनका क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए पानी तुरंत चीनी में नहीं घुलती है, इसीलिए चीनी पानी में तुरंत नहीं घुलती है। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि उनके बीच में जो क्रिस्टल है, उनके अणुओं के बीच में एक वीक बॉन्ड पाया जाता है जिसको वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। वांडर वाल बल का आकर्षण बल कहा जाता है। अब वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक चीनी पानी में नहीं घुलती। इसीलिए चीनी को घोलने के लिए बार बार चम्मच का सहारा लिया जाता है और बार बार उसको घोला जाता है। या दूसरा क्या है, चीनी को घोलने के लिए गर्म कर दीजिए, तब भी चीनी आसानी से घुल जाती है। तो ये हो गया विलेय की प्रकृति, मतलब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हो गया विलेय की प्रकृति। मतलब विलेय की प्रकृति क्या है कि ध्रुवीय विलायक है तो विलेय भी कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए। अध्रुवीय विलायक है तो विलेय भी कैसा होना चाहिए? अध्रुवीय होना चाहिए। मतलब विलेय कैसा? विलेय ध्रुवीय हो तो विलायक भी कैसा हो? विलायक भी कैसा हो? विलायक भी क्या होना चाहिए? ध्रुवीय। तभी वो पानी मतलब घुलेगा, तभी विलेय विलायक में घुलेगा। और अगर विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी क्या होना चाहिए? अध्रुवीय होना चाहिए। तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, दोनों की प्रकृति
मैच करानी होगी। विलायक ध्रुवीय ले रहे हैं तो विलेय भी कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए। विलायक अध्रुवीय है तो विलेय भी क्या होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए। अगला देखिए, दूसरा जो होता है ताप, दूसरा फैक्टर क्या होता है, ताप। ताप बढ़ाने से, जैसे आप जान लीजिए कि जैसे चीनी के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक इसके मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, दोनों के बीच में बॉन्ड है वान डर वाल्स, वान डर वाल्स। आकर्षण बल, तो दो अणु के बीच में आकर्षण बल है, तो ताप जब बढ़ाएंगे तो ये कब घुलेगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा। शुगर के दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग कब होंगे, कब घुलेंगे, जब ये बॉन्ड टूट करके ये दोनों अणु क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। कब टूटेगा, जब ताप बढ़ाएंगे तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इस प्रकार ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, मतलब ठोस की विलेयता, ठोस की विलेयता बढ़ती है। क्लियर हुआ। तीसरा फैक्टर है दाब। ठोस है तो ठोस पर आप जानते हैं कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठोस के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब दाब बढ़ाने से या घटाने से विलेयता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये तो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, एक पहला तो हो चुका, दूसरा व्याख्या करना है। इसी में गैस इन लिक्विड, मतलब गैस का द्रव में विलयन। यहां पर गैस क्या है, विलेय है, और द्रव क्या है, विलायक। तो विलेय विलायक मिले तो क्या बन गया, विलयन बन गया। अब की बार गैस कहां पे घोलना है, लिक्विड में घोलना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से तो गैस का लिक्विड में घुलना ही क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। विलेयता की परिभाषा हमने लिखा दिया है। अब गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या है, विलायक की प्रकृति, विलेय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति। जैसे गैसों में अलग अलग गैस हैं, उनकी द्रव में बदलने की क्षमता अलग अलग होती है। जो गैस द्रव में जल्दी बदल जाते हैं या कम ताप रेंज पर ही द्रव में बदल जाते हैं, वह गैस जो लिक्विड में आसानी से बदल जाते हैं, उनकी विलेयता द्रव में क्या होती है, अधिक होती है। तो प्रकृति के अंतर्गत देखना है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन गैसें हैं। तीनों गैसों में हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो अणुभार जब बढ़ता है, गैस का अणुभार बढ़ने से उसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती। तो सबसे कम विलेयता किसकी होगी, हाइड्रोजन की, उससे अधिक नाइट्रोजन की, क्योंकि सबसे कम अणुभार किसका होगा, हाइड्रोजन का, उससे ज्यादा किसका अणुभार होगा, नाइट्रोजन का,
और इन तीनों में ऑक्सीजन का अणुभार उससे ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा कौन सी गैस? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अणुभार इसका ज़्यादा है तो इसकी विलेयता क्या होगी? ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा किसकी होगी? NH3। ध्यान दीजिए इसका अणुभार क्या होगा? 32 12 44 आ रहा है और इसका 14 3 17 आ रहा है, तब भी इसकी विलेयता क्या है? ज्यादा। क्यों है ज्यादा? क्यों ज्यादा है? इसका रीजन क्या है कि ये अमोनिया जो है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? वाटर के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड जब वाटर के साथ बनाता है तो इसकी विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी विलेयता क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जुखाम जब हो जाता है तो एक सूंघने के लिए आता है विक्स टाइप का, तो उसमें अमोनिया गैस होती है। जब आपको जुखाम होता है तो जुखाम होने से H2O की मात्रा संचित हो जाती है। H2O जैसे अमोनिया गैस इसके कांटेक्ट में आता है तुरंत रिएक्शन कर लेता है और बना देता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो पानी को ये क्या कर लेता है? सोख लेता है। पानी को सोख लेता है, इसलिए तुरंत हमको क्या होती है? रिलैक्स महसूस होती है। तो देखिए अणुभार बढ़ने से विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि वह गैसें जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं उनकी विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, एक अणु का हाइड्रोजन, एक अणु का अलग अणु है, दूसरे अणु के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के संपर्क में जब आता है तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होता है, ये मजबूत नहीं कमजोर बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं एक एग्जाम्पल इसका लेकर के इसको पानी में घोल रहे हैं, तो पानी में जब ये घुलता है कैसे घुलेगा? तो जैसे पानी H2O HOH ये पानी हो गया, अमोनिया NH और H, इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती, तो इस पर पार्शियल ऋणावेश, इस पर पार्शियल धनावेश, इस पर पार्शियल धनावेश। इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगने लगता है। इसी आकर्षण बल को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जब बना लिया तो ये तुरंत पानी में क्या हो गया? घुल गया। तो ये गैस क्या हो गई? पानी में घुल गई। तो एक चीज है कि अणुभार ज्यादा होगा तो उस गैस की विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं उनकी भी विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। ये पहला हो गया। दूसरा ताप। ताप का क्या प्रभाव होगा? दूसरा फैक्टर क्या है? ताप। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता गैस की बढ़ेगी कि घटेगी, ये चीज देखना होगा। जैसे आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा जैसे गैस है, लिक्विड है, कोई भी गैस है, गैस के अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। इनके बीच इसी दूरी ज्यादा होने की वजह से इनके बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? अणु के बीच की दूरी गैस की अपेक्षा कम होती है, अतः इनके बीच में एक आकर्षण बल काम करने लगता है।
कोई गैस जब लिक्विड में घुलती है तो उसके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस गैस के अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे पानी में घुली, अणु के बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई, पानी के बराबर हो जाती है। अब पानी के बराबर जब हो जाती है, अब देखो ताप, तो B इज प्रोपोर्शनल टू T, आपने पढ़ा है 11th में। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। जब आयतन द्रव का बढ़ जाएगा, द्रव में चूंकि गैस घुल चुका है, इसलिए द्रव का जब आयतन बढ़ेगा तो अणु के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इनके बीच जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से ताप जब बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठोसों की बढ़ती है लेकिन गैसों की क्या हो जाती है, घट जाती है। गैसों की क्या हो जाती है, घट जाती है। आयतन बढ़ेगा, अणु के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार से गैस से क्या होगी, लिक्विड से बाहर चली जाएंगी। तीसरा फैक्टर आपका है दाब। दाब का फैक्टर देख लीजिए। दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, दाब जब बढ़ाएंगे तो गैस के अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो द्रव के बराबर जब अणु अणु हो जाएंगे, मतलब द्रव के बराबर दूरी पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गैस में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो दाब बढ़ाने से भी गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये हो गया आज का टॉपिक, इतना ही। नेक्स्ट कल आपको आगे इससे बताएंगे, आपको हेनरी लॉ कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमने 6 वीडियो इससे पहले अपलोड, ये 7वां वीडियो है सॉल्यूशन चैप्टर का। 6 वीडियो इससे पहले जो हमने अपलोड किया है, पहले उसको देखिए, क्रम से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो भी दिक्कत हो रही है आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट भी करिए और लाइक भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल आपका दिन शुभ हो।